हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है चार्टर एक्ट 1833। ये चार्टर एक्ट जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में आया था, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसीलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये चार्टर एक्ट आया 1833 में, उस समय पे सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, जिससे हमें पता लग सके कि अब जो ये एक्ट आया था उसमें बेसिकली क्या रिफॉर्म्स लाए जाने की नीड हो रही थी सोसाइटी में। तो ये वो समय था जब कई सारी विचारधाराएं उभर रही थी, जैसे उदारवादी, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, सुधारवादी, उपयोगितावादी। अब इतनी सारी जो हैं आइडियोलॉजीज उभर रही थी, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो इसमें से हम कुछ कारणों पे बात करते हैं, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर हर एक आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उन सब के उभरने के कारणों पे जाएंगे तो ये तो एक पूरा अलग ही टॉपिक बन जाएगा। तो इसलिए हम कुछ शॉर्ट पॉइंट समराइज करते हैं कि लोगों की सोच ऐसी क्यों बदली। तो भाई ओवरऑल इस टाइम पे ना वर्ल्ड में जो स्लेवरी सिस्टम था उसका एंड होने लगा था, प्रेस में स्वतंत्रता मिल गई थी, लोग जो हैं एजुकेट हो रहे थे और अवेयरनेस जो है पूरे वर्ल्ड में वो फैल रही थी, और जो है बहुत तरह के रिफॉर्म एक्ट्स लाए जा रहे थे, जिसके थ्रू जो है सोसाइटी में काफ़ी सारी जो है डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी, उनकी सोच जो है बढ़ने लगी थी, उसका स्तर बढ़ने लगा था। तो उसमें से हम सिर्फ कुछ सुधारवादियों के नाम जान लेते हैं, जैसे ग्रे एक नेता थे, जेम्स मिल थे, मैकॉले थे। जेम्स मिल जो थे बेंथम के शिष्य थे, जो इंडियन हाउस के एक अधिकारी थे, और मैकॉले जो थे वो संसद के सदस्य थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव थे। अब ओवरऑल क्या हुआ, इन सब का मानना कहीं ना कहीं ये जा रहा था कि जो कंपनी है वो एक व्यापारिक संस्था होती है, तो उसका जो है प्रशासनिक संस्था बनना कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट में एक बहस हुई इन जो है इन सुधारवादी नेताओं के को लेकर, इनकी थॉट्स को लेकर, कि बकिंघम और मैकॉले। तो मैकॉले का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था और बकिंघम का अलग। बकिंघम का मानना था कि कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस कंपनी की जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या उसका जो क्राउन है उसको ये अधिकार होना चाहिए, और इवन जो गवर्नमेंट यहाँ पे आप फॉर्म कर रहे हो उसमें कुछ भारतीय सदस्यों को भी रखा जाना ज़रूरी है, ताकि वो जो है आपको रियल कंडीशन बता सके, वहाँ की कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद कर सके। पर वहीं मैकॉले का मानना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो क्राउन है, उसके पास में इतना समय है ही नहीं कि अब जो है वो भारत आएँ, भारत के वासियों के रीत रिवाज जाने, उनका कल्चर, उनको अच्छे से जान सके, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही कर चुकी है। तो इसीलिए जो है अब इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए कोई एक ऐसा बेहतर निर्णय निकालना था, और ये सारे पॉइंट्स को जो है इस चार्टर एक्ट में कवर करना था। मैं इस चार्टर एक्ट की आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराऊं, उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस जो है से चार्टर एक्ट 1831 हो गया, या रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया, आपने अगर ये सब नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, तो एक बारी आप जो है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के नाम से, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको और भी डिटेल में जो है ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। तो अब हमारा जो है पहला पॉइंट है, हमेशा की तरह उन्होंने जो है मोनोपोली को, अपनी जो है अधिकार पत्र जो है उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आएगा? 1853 में। अब सेकंड पॉइंट ये है, चीन के व्यापार में मोनोपोली को हटा दिया। अच्छा, हमने तो 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि जो है मोनोपोली को हटा दिया गया, और सिर्फ 2 जगह जो हैं कंपनी को मोनोपोली दी गई थी, वो थी चाय और चाइना के साथ व्यापार।
तो उसमें से चाय के साथ व्यापार तो हटा दिया गया अब। तो अब किसके साथ बचा व्यापार करना, जिस पे उनकी मोनोपोली है? तो सिर्फ चाय बची है। बाकी सब के लिए कंपनीज को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये एक पॉइंट आता है। और एक पॉइंट आता है डिविडेंड रेट। अब डिविडेंड रेट के बारे में जो है रेगुलेटिंग एक्ट में मेंशन कर दिया गया था कि 6% से ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकती, ठीक है। और वहीं पिट्स इंडियन एक्ट में इसे 10% बता दिया गया था कि आप 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब यहाँ बोल दिया गया 10.5% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बेसिकली 0.5% जो है यहाँ बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उससे ज़्यादा जो है डिविडेंड रेट को नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधिकार को कम किया गया। तो बेसिकली जो डिबेट चल रही थी उसे ही कंप्लीट करने के लिए कि भाई अब आपका शासन अधिकार थोड़ा हम कम कर देते हैं, इसीलिए कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हम चेंजेस करेंगे और सेंट्रलाइजेशन को लाएंगे। सेंट्रलाइजेशन किस तरीके से होगा? जितनी भी सेंटर की पावर होगी वो बढ़ जाएगी और प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट की पावर डाउन हो जाएगी। तो एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है वो लो हो जाएगी और कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाएगा। इसीलिए जो है जो पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। अब उसे जो है सिर्फ बंगाल नहीं बोला जाएगा, बंगाल का हो गया, जो है अदर प्रेसिडेंसीज का हो गया, सबका बन जाएगा। बेंटिक यहाँ गलत लिखा है, आप इसे सही कर लीजिए, BENTINC। अब बात आती है, अब क्योंकि अगर ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो काम तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ बंगाल का काम चल रहा था, इधर मेन बंगाल में चल रहा था। अब तो भाई सारी प्रेसिडेंसीज अंडर में थी तो पहले भी, पर वो सबऑर्डिनेट चल रही थी। अब काम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो काम ज़्यादा होने के कारण अब बंगाल के लिए एक पर्टिकुलर डिप्यूटी गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई पावर कम की गई है। पावर कम कैसे गई? क्योंकि जब भी कोई वित्तीय मामला होता था उस पे अधिकार इनके कम कर दिए। तो अब ओवरऑल ये क्या नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे? अब नए पद नहीं क्रिएट कर सकते थे, वेतन भत्ते इन सब की शुरुआत नहीं कर सकते थे कि भाई नया पद बनाया उसका वेतन कितना देना है, उसे भत्ते कितने देने हैं, इस सब से रिलेटेड बेसिकली जहाँ भी उनका मनी रिलेटेड वर्क है अब वो उस पर डिसीजन नहीं ले सकते। और जितना भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको ये जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पत्र व्यवहार की कॉपी आपको भेजना कंपलसरी हो जाएगा। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी पावर नहीं थी। उन्हें कानून बनाने की, जो भी सैनिक असैनिक अधिकार थे, सेना से लेके असैनिक अधिकार थे, वो सब उन्हें दिए गए थे। पर जितना भी फाइनेंशियली राइट्स थे वो अब उनसे ले लिए गए थे, ठीक है। हमारा अदर पॉइंट है जो ईसाई मिशनरी है। आपने अगर 1830 का जो आर्टिकल देखा था तो उसमें ये परमिशन दे दी गई थी, पर तब लाइसेंस के थ्रू थी। अब जो है बिना लाइसेंस भी रह सकते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ भी अपने रहने के लिए जो है ज़मीनें खरीद सकते थे, जो पहले उन्हें परमिशन नहीं थी। अभी हमने जैसे बात की थी यहाँ पे कि भाई बर्डन जो है बढ़ेगा, तो बर्डन बढ़ने की वजह से डिप्यूटी गवर्नर भी बनाया गया। अब जो है गवर्नर की जो काउंसिल होती है, काउंसिल में ही कानून बनाना ये सारा काम करना होता है। अब क्योंकि यहाँ से भी इनसे जो है फाइनेंशियल जितने भी मामलों के अधिकार थे वो इनसे ले लिए, तो ये भी ट्रांसफ़र इधर ही हो जाएंगे, तो इसका काम भी बढ़ गया। अब गवर्नर जनरल क्या क्या देखे, तो उसके बोझ को कम करने के लिए प्रेसिडेंसीज को बोल दिया गया आप अपना कानून बनाइए और उसका प्रारूप बनाकर हमें दे दीजिए, हम जांच करेंगे बैठ के। तो बेसिकली अब डायरेक्ट हम नहीं बनाएंगे कानून, आप प्रेसिडेंसीज आप बनाइए और जो है काउंसिल बैठेगी और फिर उस पर जांच करेगी। तो काउंसिल में कौन कौन होता है? गवर्नर जनरल होता है और 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। पर अभी भी बात यह है काम तो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, 1 मेंबर बढ़ा दिया जाता है और 4 मेंबर कर दिए जाते हैं।
और 4 मेंबर में जो चौथा मेंबर होता है वो होता है विधि सदस्य, ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा सम्राट, और ये पहला विधि सदस्य था मैकॉले, फर्स्ट विधि सदस्य, ठीक है। अब बात क्या है, जांच करने के लिए भी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जांच की जाएगी। जांच करने के लिए भी भार कम करने के लिए थोड़ा इन्होंने एक भारतीय विधि आयोग बनाया, जहाँ हमने बोला ना विधि सदस्य होगा तो आयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक आयोग बनाया, ठीक है। उसका काम क्या था आयोग का, न्यायालय, पुलिस, ये सब जो हैं इन सब की लेके एक जांच पड़ताल करवाना, ठीक है। और अब जो है नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये आयोग भी बन गया, तो ओवरऑल क्या किया गया, आईपीसी का प्रारूप बनाना शुरू किया गया, इंडियन पीनल कोड का। अब क्या उसमें क्या क्या डाला गया कि भारतीयों की प्रथाएं, रीति रिवाज, नियमों को संहिताबद्ध तो किया ही गया, साथ ही साथ जो है ब्रिटेन के कानून उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। और अब जो है प्रॉपर वे में लॉज बनाने का काम शुरू हो गया। तो अब हम इस जो है एक्ट की, चार्टर एक्ट की कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं, या ओवरऑल उस समय के समाज की खास बातों के बारे में जानते हैं कि ओवरऑल जो है नौकरी जो है बिना भेदभाव के दी जानी शुरू हो रही थी, शुरू हो गई। दास प्रथा का अंत होने लग रहा था, लोक सेवा के लिए प्रशिक्षण जो है अब दिया जाने लग रहा था, हेरबरी कॉलेज खोले जा रहे थे, बिशपों की नियुक्ति की जा रही थी तीनों प्रेसिडेंसीज में। जिस तरह से गवर्नर जनरल हेड होते हैं ना, उसी तरीके से बिशप की भी नियुक्ति की गई, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता बंगाल में। और सबसे भाई इम्पॉर्टेंट बात, जो हम कंपनी का नाम पहले पढ़े थे, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इतना बड़ा नाम था उस समय पे, उसको इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी करा गया। जो हम इतना बड़ा पढ़ते हैं, हम शॉर्ट में बोलते रहते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाम तब पड़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें, जो कि मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।